हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने देखे जो पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, नॉट इन जेके एसबी। लेकिन देखिए, कभी कभार क्या होता है, जो एसएससी का पेपर होता है ना, वहाँ से क्वेश्चंस पिकअप ये करते हैं एस जेके एसबी वाले और आपके पेपर में डालते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको पहले ये भी पढ़ाऊँ। ठीक है, तो देखिए, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी यहाँ पे हमारे इंडिया में, जिस वक्त यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस वक्त यहाँ पे काम कर रही थी, उस वक्त जो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद थी एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। अवध एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी और मैसूर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। ठीक। अब चलिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हैदराबाद के बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिए, हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद का फाउंडर कौन था, ये क्वेश्चन आता है। हैदराबाद का फाउंडर कौन था? वो था, याद रखना है आपको, निजामुल वो था निजामुल मुल्क वो था निजामुल मुल्क आसिफ निजामुल मुल्क आसिफ जाह। आसिफ जहां भी इसको पढ़ते हैं, आसिफ जहां भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। निजामुल मुल्क आसिफ जाह इसका नाम था। याद रखा? तो कौन था फाउंडर हैदराबाद का? निजामुल मुल्क आसिफ जाह। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए निजामुल मुल्क फाउंडेड हैदराबाद इन विच ईयर, तो आपका आंसर होना चाहिए 1724। वैसे तो ये क्वेश्चन जो डेट का है ना, ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन नाम जो है ना, फाउंडर का नाम, वो जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे और एक एड पॉइंट आप कर सकते हो कि जो निजामुल मुल्क आसिफ जाह है ना, उसका जो रियल नेम था, उसका जो ओरिजिनल नेम था, वो था चिनकिलिच खान। क्या उसका नाम था? चिनकिलिच खान उसका रियल नेम था। चिनकिलिच खान उसका रियल नेम था। लेकिन जो एम्पायर फुरुखसियार था, ठीक है, फुरुखसियार जो था ना, फुरुखसियार, एम्पायर फुरुखसियार जो था, उसने चिनकिलिच खान, या हम कहेंगे उसने निजामुल मुल्क आसिफ जाह को दो टाइटल्स दिए। पहला टाइटल जो उसने इसको दिया वो था खाने दुरान। क्या था? खाने दुरान पहला टाइटल उसको मिला था। किसको? निजामुल मुल्क आसिफ जाह को। किसने दिया था ये? एम्पायर फुरुखसियार ने। दूसरा टाइटल जो इसने इसको दिया वो था निजामुल मुल्क। क्या था? निजामुल निजामुल मुल्क। ठीक है, तो ये दो टाइटल्स थे जो किसने प्रोवाइड किए? एम्पायर फुरुखसियार ने। किसको? चिनकिलिच खान को। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए चिनकिलिच खान या निजामुल मुल्क आसिफ जाह का जो दीवान था, उसका दीवान कौन था? उसके दीवान का नाम क्या था? दीवान आपको पता है ना, जो उसका टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो पुरान पुरान चांद, आप याद रखना, पुरान चांद वाज दीवान ऑफ निजामुल मुल्क आसिफ जाह। ठीक। नेक्स्ट आप याद रखोगे, हैदराबाद जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट रही। हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट रही। कब तक? जब ये तब तक इंडिपेंडेंट स्टेट रही जब तक जिस वक्त आपने आपको ये पता होगा ना कि सारी प्रिंस स्टेट्स वगैरह जो थी वो इकट्ठे हुई, एक इंडियन यूनियन बनाया गया। ठीक है, ये स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उनको मर्ज कर दिया गया कुछ प्रिंस स्टेट्स को। तो फिर 28 स्टेट्स बन गई थी। ठीक है, ये चीज़, ये स्टोरी तो आपको पता होगी, ये हिस्ट्री। तो ये जो हैदराबाद जो है ना, ये तब तक इंडिपेंडेंट स्टेट रही जब तक, यानी कि भारत हमारा आज़ाद हुआ, जब तक हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तब तक ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही थी हैदराबाद। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वक्त रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जो मैं आगे पढ़ना है डिटेल में, एक दो दिन के बाद ये टॉपिक स्टार्ट होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 जिस वक्त हुआ, जो उस वक्त हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है, हैदराबाद का जो निज़ाम 1857 रिवोल्ट के टाइम पे जो हैदराबाद का निज़ाम था, पता है उसने किसका सपोर्ट किया था? उसने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। यानी कि उसने मदद की किसको? ब्रिटिशर्स को उसने मदद की। यानी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है, उसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सुप्रेस करने की कोशिश की। चलिए, अब आप अवध के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अवध अवध जो है ना, अवध का फाउंडर कौन था? अवध वाज फाउंडेड बाय सादत खान सादत खान बुरहानुल मुल्क। सादत खान बुरहानुल मुल्क जो है ना, ही वाज फाउंडर ऑफ अवध। और जो मोहम्मद शाह था, ठीक है,
मोहम्मद शाह, ये पॉइंट वाइज आप नोट करोगे, ये कोई स्टोरी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स है, ऐसे इसको आप पॉइंट वाइज नोट करना, ठीक है। मोहम्मद शाह जो है ना, ये एक एम्पायर था, ठीक है, मोहम्मद शाह एक एम्पायर था। जब सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध को फाउंड किया, तो उसके बाद जो एम्पायर मोहम्मद शाह है ना, इसने उसको एक रिवार्ड दिया। किसको रिवार्ड दिया? सादत खान बुरहानुल मुल्क को रिवार्ड दिया। रिवार्ड क्या दिया? जो एम्पायर मोहम्मद शाह था, उसने सादत खान को अवध का गवर्नर बना दिया, ठीक है, गवर्नर बना दिया। अब कौन बन गया गवर्नर 1722 में? अब कौन बनता है गवर्नर अवध का? शाबाश, वो था सादत खान बुरहानुल मुल्क, और पहला गवर्नर ये यहाँ का बनता है, ठीक। उसके बाद ये 1739 में सुसाइड करता है। वो पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब ये सुसाइड करता है, उसकी डेथ होती है, लेकिन इतना याद रखना, जो सादत खान बुरहानुल मुल्क जो गवर्नर था किसका? अवध का, जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसका सक्सेसर कौन था? उसके बाद उसका जो सक्सेसर था ना, वो उसका निफ्यू था। कौन था? उसका निफ्यू, जिसका नाम क्या था? सफदरजंग। क्या उसका नाम था? सफदरजंग उसका नाम था, याद रखिएगा, ठीक है यहां तक। और नेक्स्ट एक पॉइंट, जो अवध की जो गवर्नमेंट थी, उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होता था, ठीक है, जो सबसे आला तरीन, जो सबसे अजीम पोस्ट होता था, ठीक है, जो हाईएस्ट पोस्ट होता था, तो वो जो पोस्ट था, दैट वाज हेल्ड बाय महाराजा, ये याद रखना, दैट वाज हेल्ड बाय महाराजा नवाब राय, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट वाज हेल्ड बाय महाराजा नवाब राय, ठीक है। तो ये थे अवध के बारे में। नाउ चलिए आप मैसूर के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। मैसूर, मैसूर में आप याद रखना, हैदर अली जो था, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए हैदर अली ने अपना जो करियर है उसने कैसे स्टार्ट किया? ये तो आपको पता है, लास्ट पे फिर वो रूलर बनता है मैसूर का, ठीक है। हैदराबाद जो है ना, सॉरी, हैदर अली जो है, हैदर अली ने जो अपना करियर स्टार्ट किया, वो उसने एज ए सोल्जर स्टार्ट किया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो हैदर अली था, वो पहले से रूलर नहीं था, पहले वो क्या था? एक सोल्जर था। सोल्जर के बाद उसकी प्रमोशन हुई थी एज कमांडर इन चीफ, ठीक है, कमांडर इन चीफ बन गया, ठीक। और कमांडर इन चीफ के बाद उसकी और एक प्रमोशन होती है, और वो क्या बनता है? फौजदार बनता है, फौजदार बनता है। कहां पे? एट दिंदीगुल, ठीक है, दिंदीगुल में वो क्या बनता है? फौजदार बनता है। और याद रखना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में इसने ब्रिटिशर्स को हराया था, ठीक है, इन 1769, याद है ना आपको, रिपीटेडली इसने डिफीट किया ब्रिटिश को, पहले एंग्लो सिख वार में, फर्स्ट एंग्लो सिख वार में, और वहीं पे ये मद्रास की गेट्स तक पहुंचा था। फिर उसने कलकत्ता काउंसिल को एक ट्रीटी साइन करवाने पे मजबूर की थी, याद आ रहा है ना आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन याद रखना, जो हैदर अली बेचारा था, ये सेकंड एंग्लो सिख वार में, सेकंड एंग्लो सिख वार में इसकी, सॉरी, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में इसकी फिर डेथ होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ये ब्रिटिशर्स को हराता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में उसको मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना मैसूर के बारे में, मैसूर में ये भी लिखना, ये पॉइंट भी, टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान, हु प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन आया था, ट्री ऑफ लिबर्टी या फ्लैग ऑफ लिबर्टी, फ्लैग ऑफ लिबर्टी किसने खड़ा किया था? श्रीरंगापट्टनम में, श्रीरंगापट्टनम में, श्रीरंगापट्टनम में किसने फ्लैग ऑफ लिबर्टी लगवाया था? तो वो लगाया था टीपू सुल्तान ने। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जिस वक्त उसने ट्री ऑफ लिबर्टी वहां पे श्रीरंगापट्टनम में लहराया, तो उसी वक्त वो मेंबर बना था जैकोबियन क्लब का। किसका? जैकोबियन क्लब का, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, ठीक है, जैकोबियन क्लब का वो मेंबर बना जब उसने ट्री ऑफ लिबर्टी, जब उसने फ्लैग ऑफ लिबर्टी श्रीरंगापट्टनम में लहराया था, ठीक। और उसके बाद टीपू सुल्तान की अगर हम बात करेंगे, टीपू सुल्तान गेट्स ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, गेट्स ऑफ श्रीरंगापट्टनम में वो लड़ रहा था, ठीक है, श्रीरंगापट्टनम में वो लड़ रहा था, गेट्स ऑफ श्रीरंगापट्टनम में वो लड़ रहा था। और उसी वक्त उसकी डेथ होती है कब? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। श्रीनगिरी, श्रीनगिरी एक टेम्पल है, ठीक है, श्रीनगिरी में एक टेम्पल है, श्रीनगिरी टेम्पल भी जिसको बोलते हैं,
ठीक, उसको बोलते हैं श्री रंगनाथ। टेम्पल का नाम असली जो है ना वो होते हैं श्री रंगनाथ। वहां पे एक इमेज बनानी थी, ठीक है, किसकी? गॉडेस, गॉडेस सरदा की एक इमेज बनानी थी। तो उसके लिए किसने पैसे दिए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो याद रखना, इसके लिए गॉडेस सरदा की जो इमेज उसकी कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो उसके लिए जो पैसे हैं वो दिए थे टीपू सुल्तान ने, ठीक है। साथ में ये भी याद रखना, टीपू सुल्तान को 1797 में टाइटल मिला था बादशाह का। बादशाह किसको टाइटल मिला था? टीपू सुल्तान को। चलो और दो तीन पॉइंट्स ऐड करो, नोट करो, ठीक है, अलग है ये और एक टॉपिक, टॉपिक नहीं है, फैक्ट वाइज ऐड करना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है गुरु नानक ने कहाँ पे जन्म लिया? गुरु नानक वाज बॉर्न इन, याद रखना, गुरु नानक वाज बॉर्न इन तलवंडी, ठीक है। गुरु नानक ने कहाँ पे जन्म लिया? तलवंडी में। और गुरु नानक जो है ही वाज फर्स्ट सिख गुरु, ठीक। और उसने नानक पांथ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर आएगा ये बताइए हु वाज फाउंडर ऑफ नानक पांथ, तो आप याद रखना गुरु नानक वाज फाउंडर ऑफ नानक पांथ, ठीक। नेक्स्ट, गुरु रामदास के बारे में याद रखना, ये भी एक गुरु था, सिख गुरु, ठीक है। गुरु रामदास, गुरु रामदास जो है ना, ही फाउंडेड सिटी अमृतसर, ठीक है, यानी कि फाउंडर ऑफ अमृतसर, फाउंडर ऑफ अमृतसर, फाउंडर ऑफ सिटी अमृतसर कौन था? गुरु रामदास, ठीक है। अमृतसर का फाउंडर कौन था? गुरु रामदास। नेक्स्ट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसको जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था? ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसको जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था मेरे दोस्तों? वो था गुरु अर्जुन देव। कौन था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट है, आपसे ये अगर पूछा जाएगा अकले तखत, अकले तखत जो है ना, अकले तखत, ये कहाँ पे? ये गोल्डन टेम्पल में है, याद रखना, ये कहाँ पे है? ये गोल्डन टेम्पल में है, अकले तखत गोल्डन टेम्पल में। अकले तखत जो है ये किसने बनवाया था? हु बिल्ट अकले तखत? अकले तखत किसने बनवाया? शाबाश, जल्दी बताओ, अकले तखत किसने बनवाया था? ये भी बनवाया था गुरु हरगोविंद राय ने। किसने? गुरु हरगोविंद राय ने ये बनवाया था, ठीक है। गुरु हरगोविंद राय ने ये बनवाया, कौन? अकले तखत। और ये जो गुरु हरगोविंद राय है ना, इसको भी एक टाइटल मिला था बादशाह का, ठीक है, बादशाह, इसको भी एक टाइटल मिला था, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हु वाज 10th सिख गुरु? 10th सिख गुरु कौन था? अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा, ये बताइए हु वाज 10th सिख गुरु, उसका आंसर आप जो दोगे वो दोगे आप गोबिंद गुरु गोबिंद सिंह। हु वाज 10th सिख गुरु, तो आपका आंसर गुरु गोबिंद सिंह। अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा हु वाज लास्ट सिख गुरु, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु गोबिंद सिंह। तो इसका मतलब ये है कि गुरु गोबिंद सिंह वाज 10th एंड लास्ट सिख गुरु, ठीक है। और एक पॉइंट और इसके बारे में, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह वाज फाउंडर ऑफ खालसा। खालसा क्या था? खालसा क्या था? खालसा एक्चुअली एक वेरियर क्लास था। क्या था? एक वेरियर क्लास, यानी कि एक डिफेंसिव क्लास था, जो किसने बनवाया था, जिसका फाउंडर कौन था? गुरु गोबिंद सिंह। अच्छा, हु वाज फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? हु वाज फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब, तो वो था महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह वाज द फाउंडर, महाराजा रंजीत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ सिख रूल इन पंजाब, ठीक। महाराजा रंजीत सिंह का जो सक्सेसर था वो कौन था? वो खड़क सिंह था। खड़क सिंह इसको लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है खड़क सिंह एज, ठीक है, खड़क सिंह। तो लास्ट तो वो आपको पता ही है, वो फिर दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह के बाद जंग हुई थी, उसको कैप्चर किया गया था पंजाब को। नाउ अब हम कुछ एक्टर्स बिल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आई थी। बस हम ऐसे ही देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में, बस वही पढ़ेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे एक एक्ट मैं देख रहा था अभी, मैंने रफली यहाँ पे लिखा था, एक एक्टर के नाम मैंने लिखा था रेगुलेटिंग एक्ट। यस,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग, पहले आप नोट करो रेगुलेटिंग एक्ट, इसके सामने अब आप एक ही पॉइंट लिखो। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना, आपसे ये अगर पूछा जाएगा कि ये बताओ जी कि रेगुलेटिंग एक्ट ये जो बिल थी, ये जो बिल थी ये किसने फॉरवर्ड की थी, ठीक है, ये किसने प्रेजेंट की थी या ये किसने फॉरवर्ड की थी, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ना वो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो था उसने ये बिल प्रेजेंट की थी, ठीक है, उसी ने ये बिल प्रेजेंट की थी जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, यानी कि लॉर्ड नॉर्थ जो है ना, लॉर्ड नॉर्थ प्रेजेंटेड द बिल जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 18 मई, 18 मई 1773 में, ठीक है, 18 मई, ऑन 18 मई 1773 जो लॉर्ड नॉर्थ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ही प्रेजेंटेड हिज बिल जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसने एक बिल वहां पे मतलब डाली थी, प्रेजेंट की थी, जब वो पास हो गई उसके बाद उसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये था इसके बारे में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आपसे डायरेक्टली ईयर पूछा जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, 1773, ये है, ठीक। इसी तरीके से पिटर्स इंडिया एक्ट, पिटर्स इंडिया एक्ट, पिटर्स इंडिया एक्ट जो है, ये वाली जो बिल है ये किसने फॉरवर्ड की थी, ये विलियम, ये विलियम पिट, ठीक है, विलियम पिट ने फॉरवर्ड की थी। लेटर ऑन ये जो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, लेटर ये जो बिल है ना पिट्स इंडिया एक्ट की, ये इसकी जो बिल थी वो फॉरवर्ड की थी विलियम पिट ने। जब ये पास हो गई उसके बाद इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। पहले ये बिल थी, जब पास हो गई तो एक्ट नाम पड़ा, पिट्स इंडिया बिल पहले थी, जब पास हो गई वहां पे पार्लियामेंट में तो पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम पड़ा। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना ये किस साल में यहाँ पे मतलब ये किस साल में यहाँ पे फॉरवर्ड की गई, तो आंसर आपका होना चाहिए 1784 में, इसलिए इसको हम बोलते हैं पिटर्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 में यहाँ पे लागू हो गई, ठीक है। तो इसका मकसद क्या था, पिटर्स इंडिया एक्ट का मकसद ये था, ये बिल किस लिए पास की गई थी, जितने भी खामियां थी, जितनी भी वीकनेसेस थी, ठीक है, जितनी भी वीकनेसेस थी किसमें, जितनी भी वीकनेसेस थी रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी वीकनेसेस थी यानी कि जितनी भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए पिटस इंडिया एक्ट बनाया गया था। और इस पिटस इंडिया एक्ट की वजह से क्या हुआ, जो कंपनी का रूल था ना, ठीक है, कंपनी का जो रूल यहां पे चल रहा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। और अब ये जो यहाँ का जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, इंडियन ब्रिटिश एम्पायर जो था, ये अब किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। डायरेक्टली इसको अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी? गवर्न कर रही थी। सो जो इसका कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, कंपनी का जो रूल था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, वो कैसे खत्म हो गया? ड्यू टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, ये बताइए कार्नवेलो जो है ना, कार्नवेलस, चार्ल्स कार्नवेलस, चार्ल्स कार्नवेलो जो है उसको गवर्नर जनरल, उसको गवर्नर जनरल किस एक्ट के दौरान बनाया गया था? किस एक्ट के दौरान कार्नवेलिस को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चुना गया था? किस एक्ट के दौरान या किस साल में कार्नवेलिस को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था? तो एक्ट ऑफ, याद रखना, एक्ट ऑफ 1786 जब लागू हुआ ना, तो उसी वक्त कार्नवेलिस, चार्ल्स कार्नवेलिस को गवर्नर बनाया गया था इंडिया का, गवर्नर जनरल बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद और एक चार्टर आया, ठीक है, 1793, चार्टर ऑफ 1793, ठीक है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इससे क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है ना, इससे क्या हो गया, जो इससे क्या हो गया कि अब लॉज लिखे गए, रिटन लॉज, ठीक है, अब रिटन लॉज के द्वारा, ठीक है, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से क्या चेंज आई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से यही चेंज आई, अब रिटन लॉज लिखे गए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर पे अब लॉज लिखे रखे गए, और कहा गया कि इन्हीं लॉज के अंडर, इन्हीं लॉज के अंडर ब्रिटिश इंडिया को क्या करना है? गवर्न करना है, ठीक है।
जो पर्सनल रूल पहले चल रहा था, गवर्नर जनरल जो चाहते थे, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल गवर्नर होता था, वो जो चाहता था वही करता था। लेकिन अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद क्या हुआ, रिटर्न लॉज लिखे गए, रिटर्न लॉज के, और ये कहा गया कि इन्हीं लॉज के अंडर गवर्न किया जाएगा किसको, ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू हो गया, शाबाश, इट वाज पास्ड ऑन 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 1858, ठीक है, 2 अगस्त 1858 को ये, 2 अगस्त 1858 को ये पास हो गया, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे जो कंपनी का रूल इंडिया में था, ठीक है, कंपनी का जो रूल इंडिया में चलता था, कंपनी का रूल जो इंडिया में चलता था, और उसका जो पावर था, कंपनी के हाथों में जो पावर था, पावर और रूल दोनों किसके हाथों में चला गया, किसके हाथों में ट्रांसफर किया गया, अभी भी इंग्लिश के पास ही है, लेकिन ट्रांसफर किया गया कंपनी से पावर, और ये जो रूल था इसको ट्रांसफर किया गया टू द क्राउन, जो क्राउन था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, इंग्लिश क्राउन को अब ये सौंप दिया गया, यानी कि अब डायरेक्टली ये जो क्राउन है यही इसको संभालेगा, ब्रिटिश इंडिया को। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट को कहा गया था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा, एक सेकेंड, मैग्ना कार्टा, क्या कहा गया था इसको, इस डॉक्यूमेंट को, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल, ठीक, यहां तक। नाउ अगर मैं इन सभी एक्ट्स को समराइज करूंगा, ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट का, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट क्या चाहता था, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे, उनको ये कहा गया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो वो आप ब्रिटिश इंडिया के सामने आप पेश कीजिए। ये किस में कहा गया था, शाबाश, ये कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। उसके बाद अगर हम चार्टर एक्ट 1813 का देखेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसमें क्या लिखा गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, उससे क्या हो गया, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था ना इंडिया के साथ, याद रखना मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनीज, ठीक है, कंपनीज का जो ट्रेड मोनोपोली था, ठीक है, ट्रेड मोनोपोली यानी कि ट्रेड परमिशन जो इनके, यानी कि जो इनका ट्रेडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, ठीक है, इन इंडिया वाज एंडेड बाय विच एक्ट, किस एक्ट से, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो 1813 में एंड हो गया। उसके बाद 1858 की अगर हम बात करेंगे, 1858 का एक्ट क्या था, इससे क्या हो गया, पावर जो था, पावर टू गवर्न द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये जो पावर है ये ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या कर रहा था, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद यही था कि हम एक सेटअप करेंगे, एक बोर्ड हम सेटअप करेंगे, एक बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता था, ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, फुली रेगुलेट हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, यहां तक एक्ट्स के बारे में था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा गया है, शाबाश, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको कहा गया है, कॉर्नवेलिस, यानी कि चार्ल्स कॉर्नवेलिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा गया है। हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया, कॉर्नवेलिस, ठीक है, कॉर्नवेलिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस को इंडिया में, और इसी तरीके से, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। बहुत नींद आई यार, बहुत नींद आई।
अच्छा, उसके बाद ये बताइए, भारत का ऐसा कौन सा पहला सिटीजन था, कौन सा नागरिक था जो सबसे पहले सिविल सर्विस में एंटर हुआ? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द सिविल सर्विस? वो था सत्येंद्र, क्या उसका नाम था, एक सेकंड सॉरी, सत्येंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोरी उसका नाम था। सत्येंद्रनाथ टैगोरी जो है ना, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द सिविल सर्विस। कब? 1863 में। सत्येंद्रनाथ टैगोरी जो है ना, वो रविंद्रनाथ, ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का भाई था, ठीक है, वो उसका भाई था। चलिए आप देखिए, वारन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया? क्या किया, कोई बता सकता है? नहीं। वारन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला। क्या खोला? मदरसा खोला। ये जो कलकत्ता मदरसा, इसका नाम रखा गया था, क्या इसका नाम रखा गया था? कलकत्ता मदरसा। किसने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा? हु इस्टेब्लिश्ड कलकत्ता मदरसा इन 1781? 1781 में किसने कलकत्ता मदरसा बनाया था? वारन हेस्टिंग्स ने, वारन हेस्टिंग्स। यहां पे कलकत्ता मदरसा में क्या किया जाता था? यहाँ पे पर्शियन और याद रखना ज्यादातर यहाँ पे अरबिक, ठीक है, पर्शियन और अरबिक यहाँ पे सिखाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ? 1791 में क्या हुआ? बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया गया। क्या? बनारस बनारस संस्कृत कॉलेज सेटअप किया गया। बनारस संस्कृत कॉलेज क्या किया गया? सेटअप किया गया। तो ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में सेटअप किया गया, ये किसने किया था? ये किया था जोनाथन डनकेन ने। किसने? जोनाथन डनकेन ने ये इस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था। जोनाथन डनकेन सेटअप बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791। अच्छा, यहां पे क्या किया जाता था? यहां पे लॉज पढ़ाए जाते थे, कानून, है ना, सॉरी, कानून, यहाँ पे कानून सिखाई जाती थी, ठीक है, लिटरेचर और हिंदूज, ये जो रिलीजन जो है ना, रिलीजन ऑफ हिंदूज यहाँ पे सिखाई जाती थी। कहाँ पे? बनारस संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट। अच्छा, फिर 1784 में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी, आगे पढ़ना है डिटेल में, लेकिन यहां पे आप नोट करके रख लीजिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की गई, ठीक है। इन 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज सेटअप, लेकिन किसने सेटअप की? बाय विलियम जोन्स, यानी कि विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की थी। नेक्स्ट, फिर 1800 में क्या हुआ? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। क्या बनाया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। 1800 में ही फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। हु फाउंडेड दिस फोर्ट विलियम कॉलेज? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे कुछ अपराइजिंग्स हम पढ़ेंगे। आई थिंक कल मैं आपको शायद, अगर मुझे लगा तो 2 लेक्चर्स मैं आपको कल दूंगा, और मैं कोशिश अब करूंगा कि मैं आपको साथ साथ में जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ाऊँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।